नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 बजे 3 खबर। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे 3 खबर की पहली खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र में सत्ता में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार जिस तरीके से अपनी किस्मत आजमाने की सोच रहे हैं वो आपको बता देते हैं। एनसीपी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी का कहना है कि यूपी में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये लड़ाई कई मुद्दों पर लड़ी जाएगी। महाराष्ट्र की तरह यहां पर भी हम मुख्य विपक्षी दलों के साथ जाएंगे और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भाजपा को हराएंगे। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा ने कहा है कि जो भी दल समान विचारधारा के होंगे उनके साथ हम गठबंधन करेंगे। अभी सीट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन शरद पवार और अखिलेश यादव के बीच में फोन पर बात हो चुकी है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी और एनसीपी का गठबंधन हो सकता है। एक साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक साथ ये चुनाव लड़ा जा सकता है। हालांकि अब से पहले का अगर आपको बताएं तो अखिलेश यादव ने कहा यह था कि वो किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे छोटे दलों के साथ में गठबंधन करके इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अब जैसे हालात बन रहे हैं उससे ये लग रहा है कि शरद पवार समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है। ये लड़ाई कई मुद्दों पर होगी। ये खुद शरद पवार की तरफ से कहा गया है कि ये लड़ाई जो है कई मुद्दों की होगी। इसमें कई मुद्दों को उठाया जाएगा। मुख्य विपक्षी दलों के साथ में एनसीपी जाएगी, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भाजपा को हराएंगे। एनसीपी का प्लान पूरी तरीके से यहाँ समझ आ चुका है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दल के साथ जाने को तैयार। संजीव त्रिवेदी समाजवादी पार्टी से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजीव जी, क्या प्लान है आगे का? एनसीपी के साथ गठबंधन होने वाला है आप लोगों का, इलेक्शन आप लोग लड़ने वाले हैं गठबंधन में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का? जी जी बिल्कुल, आप मेरी बात समझिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कई मौकों पर ये बात कही है कि समान विचारधारा के जितने भी दल हैं, जो समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, ऐसे सारे दलों का, ऐसे सारे लोगों का समाजवादी पार्टी में स्वागत है। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवाद को स्थापित करना है, पुनः स्थापित करना है, उत्तर प्रदेश के लोगों का भला करना है, उत्तर प्रदेश में जो विकास रुक गया था उस विकास को चालू करना है, तो ऐसे सारे लोगों को जिनको उत्तर प्रदेश की और भारत के जनमानस की चिंता है, वो सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ आए और तहे दिल से समाजवादी पार्टी उनका स्वागत करते हैं। हर वो दल जो समाजवादी विचारधारा का पोषक है, जो समाजवादी विचारधारा को मानता है, उन सब का स्वागत। हेलो, ये बताइए संजीव जी, ये बताइए गठबंधन हो रहा है कि नहीं? गठबंधन की पूरी तैयारी है कि नहीं समाजवादी की तरफ से? नहीं, समाजवादी क्या, मैंने आपसे क्या कहा कि समाजवादी पार्टी हर वो दल के साथ में जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो समाजवाद को समझते हैं, जो समाजवादी जनमानस को समझते हैं, उन सब का स्वागत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मौके पर कहा है कि हर उस दल का स्वागत है जो समाजवादी विचारधारा का पोषक है और समाजवाद को आगे बढ़ाना चाहता है। मैंने एनसीपी को लेकर सवाल पूछा। संजीव जी, एनसीपी को लेकर जवाब दीजिए। मेरा जो सवाल है उसका सीधा जवाब दीजिए। देखिए मेरी बात समझिए, माननीय शरद पवार जी बड़े नेता हैं और हर उस नेता का स्वागत है जो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है। उत्तर प्रदेश में जो पिछले 4.5 साल से सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जनमानस के साथ छल हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो भी साथ आना चाहता है, माननीय शरद पवार जी का स्वागत है। इसके अलावा जो भी लोग हैं उन सब का स्वागत है जो सरकार को हटाने में प्रयासरत है। चलिए आऊंगी आपके पास। रोहित होली जी इस समय हमारे साथ एनसीपी महासचिव जुड़ चुके हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। शुक्रिया। रोहित जी, एनसीपी ने तैयारी कर ली है सपा के साथ गठबंधन करने की, यूपी में इलेक्शन लड़ने की। हाँ जी। किस तरीके से लड़ा जाएगा ये इलेक्शन? हाँ जी, कैसे ये इलेक्शन लड़ा जाएगा? ये तो समाजवादी पार्टी के साथ ये जो गठबंधन किया है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रवाद की भूमिका है उसके साथ में वहाँ पे यूपी में वो लड़ा जाएगा। रोहित जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था, अखिलेश यादव ने कहा था कि वो किसी भी बड़े दल के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे छोटे दलों के साथ में गठबंधन करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव अब
एनसीपी की तरफ गठबंधन करने की सोच रहे हैं, या सिर्फ बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एक होना चाहता है? मकसद क्या है एनसीपी का सपा से गठबंधन करने का? गठबंधन करने का ये तो पहला तो एक है कि बीजेपी को यहाँ पे रोकना है। बीजेपी की जो तानाशाही चल रही है, बीजेपी का जो खुद का जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है अपना एक छोड़ के, वो पब्लिक के साथ, लोगों के साथ उनको कुछ लेन देन नहीं है। वो अपने ही चला रहे हैं, अपना प्रशासन, अपना जो कुछ उनका एजेंडा जो है, छुपा एजेंडा को लागू करना है उनको। और उसको रोकने के लिए एनसीपी ने किसके साथ गठबंधन करना है, ये पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करते हैं, और ये वहाँ पे यही इसका लड़ा जाएगा। रोहित जी, ये जो गठबंधन होगा और आप लोग जो इलेक्शन लड़ेंगे, आपका मकसद जो है सिर्फ बीजेपी को हराना रहेगा या फिर उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाशना रहेगा? को सत्ता से दूर करना ये पहली प्राथमिकता है। रोहित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। हाँ जी, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है आवाज में। हाँ, नेटवर्क का कुछ शायद यहाँ पे ठीक है, दिक्कत ठीक कराते हैं। मैं संजीव जी से अगला सवाल लूंगी। संजीव जी, हालात ऐसे हो गए हैं, एक बार अखिलेश यादव ने खुद भी कहा था, एक बार क्या कई बार कह चुके हैं कि वो किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। अब सवाल भी तो उनसे पूछा जाएगा ना कि एनसीपी तो छोटा दल नहीं है, इसका जवाब कैसे देंगे आप? नहीं, बिल्कुल छोटा दल, हम किसी को छोटा या बड़ा की बात नहीं कर रहे हैं। हमने एक बात सिद्ध जी ने साफ कही ये थी। बात हाँ, अखिलेश यादव ने खुद कही थी ना कि वो किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। मेरी बात बोलिए। जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा में अपना विश्वास रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कई मौके पर इस बात को कहा है कि समाजवादी विचारधारा के जो भी लोग हैं, जो समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के उसके संघर्ष में आगे रहना चाहते हैं, जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के जो विकास नहीं हो पा रहा है उस विकास को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, उन सारे लोगों का स्वागत है। ऐसे में शरद पवार जी भी बहुत महत्वपूर्ण है और उनका भी स्वागत है। विचारधारा क्या है? ऐसी कौन सी विचारधारा है जो कि सपा को एनसीपी में दिखाई दे रही है? समाजवादी पार्टी के लिए विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वही विचारधारा मैं भी जानना चाह रही हूँ। ऐसी कौन सी विचारधारा है जो कि समाजवादी पार्टी को एनसीपी में दिखाई दे रही है? बिल्कुल मेरी बात सुनिए। देखिए, समाज के अंदर जो दलित, पिछड़ा, वंचित, गरीब, इनके संघर्ष की लड़ाई लड़ सके, जो इनके विकास को आगे बढ़ा सके, जो इनके लिए काम कर सके, उनका स्वागत है। जो सिर्फ बातें कर सकें या जो सिर्फ जिनके लिए सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोगों के लिए जो काम कर सके, उनका स्वागत है। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों की बात करती है, हमेशा वंचितों की बात करती है, हमेशा दलितों की बात करती है, पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम करती है। ऐसे सारे लोगों का स्वागत है जो इस पूरी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं बाद में रोहित जी के पास जाऊंगी। संजीव जी, सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये है कि एनसीपी के साथ में आप गठबंधन करके इलेक्शन लड़ेंगे। एनसीपी एक उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो बाहर की पार्टी एक तरीके से हो गई है, वहाँ के लोग तो उस तरीके से नहीं जानते, भले ही थोड़े बहुत लोग जानते हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक बाहरी पार्टी की वजह से आप लोगों को नुकसान हो जाए, क्योंकि आप लोग वहां सत्ता में रहे। क्योंकि न्यूज़ चैनल को समाजवादी पार्टी के संजीव जी एक मिनट सवाल सुन लीजिए, सवाल पूरा सुन लीजिए। और सवाल मेरा यह है कि आप लोग वहां सत्ता में रह चुके हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरी उस पार्टी की वजह से आप लोगों को नुकसान हो जाए। इस सवाल के साथ वापस लौटूंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, सवाल मेरा आपसे था, बाहरी पार्टी की वजह से कहीं आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आप लोग वहां सत्ता में रह चुके हैं। एक पैठ आपकी पार्टी और अखिलेश यादव रखते हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव करने जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस बड़े महाकुंभ के लिए हर उस चीज की जरूरत है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंत्री बनाने के लिए आगे आ।
हाँ, अगर एनसीपी समाज शरद पवार जी आ रहे हैं साथ में तो उनका भी स्वागत हम करेंगे। संजीव जी, सिर्फ स्वागत से बात नहीं बनेगी। मैं आगे की रणनीति आपसे पूछ रही थी, मैं आगे की नुकसान वाली रणनीति आपसे पूछ रही थी, क्योंकि पहले हो चुका है ये समाजवादी पार्टी के साथ, पहले हुआ है। आप लोगों ने जिससे गठबंधन किया है, आप लोगों को खुद को एहसास है कि नुकसान हुआ है। अखिलेश यादव खुद भी ये बात एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या फिर बसपा की बात हो। नुकसान आप लोगों को बहुत बहुत बड़े दलों के साथ में हुआ है। बहुत सोच समझकर इस रणनीति के तहत आगे आप लोगों को बढ़ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझिए इस बात को। आगे की रणनीति टीवी के चैनल पे डिसाइड नहीं हो सकती। आगे की रणनीति के लिए आगे का प्लान बनेगा और फिर आपको भी पता चलेगा कि कहाँ हम लोग किस तरीके से आगे आ रहे हैं, है ना। तो अभी टीवी पे चैनल पे अभी ये डिस्कशन नहीं हो सकता है कि आगे की समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति हो। अभी तो 2022 के लिए पूरी पार्टी एकमुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का संकल्पित है। एक एक कार्यकर्ता हमारा जमीन पे उतर चुका है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एक एक आह्वान पर एक एक कार्यकर्ता इस समय आपका उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा जमीन पे है। क्या लगता है कितना फायदा हो जाएगा, जितना फायदा समाजवादी पार्टी अकेले ले सकती थी, अगर एनसीपी साथ में आती है तो कितना फायदा हो सकता है? कुछ तो सोचा होगा। नहीं, हमें आपको बताया, देखो 351 का संकल्प लेके समाजवादी पार्टी चल रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा है इस बात को, हम 351 सीटें जीत रहे हैं। किसी को भ्रम नहीं रखना चाहिए कि 351 सीटें नहीं जीत रहे हैं। आप नोट कर लीजिए, आज फिर मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 351 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है। मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, बेरोजगारों को छला गया, किसानों को छला गया, महंगाई कहाँ के कहाँ पहुंच गई है, पेट्रोल का रेट कहाँ पहुंच चुका है, डीजल का रेट कहाँ पहुंच चुका है। जो कोरोना के पीरियड में जो जिस तरीके से लाखों लोगों की मृत्यु हुई, तो वो हत्याएं हुई हैं एक तरीके से। तो ये सारी चीजें हमारे लिए मुद्दा है, और ये बल्कि मुद्दा नहीं है, ये तो जनता के को ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो वार किया है, उस वार को ही तो हमको आगे लेके आना है। ये भारतीय जनता का फैलाया हुआ झूठ वो सामने लेके आना है कि सच क्या है। झूठ तो सबने देखा है, सच भी देखी है। तो ये सारे मुद्दे हैं। किसानों, देखिए किसानों की आय कहाँ आपने कही तो 2 गुनी हम कर देंगे 2022 में। हाँ। आज आधी नहीं है बच्ची। आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 75 लाख नौकरियां हम देंगे पूरे काल में। आप बताइए कितने लोगों को नौकरियां मिली हुई है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई, गैस का रेट कहाँ के कहाँ पहुंच चुका है। कुछ आकलन है सरकार के पास या कुछ भी नहीं है? ये क्या मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर क्या हो रहा है? एक ईंट नहीं दिखा सकती भारतीय जनता पार्टी जो इन्होंने नया काम किया हो। एक हाईवे बता दें इन्होंने बनाया हो, एक हॉस्पिटल बता दें इन्होंने बनाया हो। हमारी सरकार द्वारा बनाए गए चीजों के नाम बदल रहे हैं और उनका दोबारा उद्घाटन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप अधूरे छोड़कर क्यों गए थे? नहीं, अधूरे छोड़, देखिए हर कोई भी योजना होती है। आप समझिए 23 महीने के अंदर हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना दिया। 23 महीने के अंदर हमने लखनऊ में मेट्रो रेल चला दी। आप बताइए लखनऊ मेट्रो रेल का एक भी पिलर इन्होंने नया बनाया हो? और जो भी विकास के काम होते हैं वो एक दिन में नहीं होते, आप भी इस बात को समझती हैं। सतत प्रक्रिया है विकास। हमारे द्वारा जो काम स्टार्ट किए गए उन कामों को बंद कर दिया गया इनके द्वारा। हमने तो वो काम किया कि हमने जिसका शिलान्यास भी किया उसका उद्घाटन भी किया, लेकिन ये एक काम कोई बता दे जो इन्होंने शिलान्यास जिसका किया हो और उद्घाटन की स्थिति में आ गए। संजीव जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, फिर ब्रेक पर भी जाना होगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि प्रधानमंत्री वहां पर गए थे, अब बीजेपी को लगता है मोदी योगी का चेहरा उत्तर प्रदेश में काफी है सत्ता रिपीट करने के लिए। ऐसा ना हो कि आपके मुद्दे उन चेहरों के सामने छोटे पड़ जाएं। तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो इतनी उसको ये क्या समझते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। इन्होंने कहा कि हम बनारस को क्वेटो बना देंगे। आप भी जानती है, आपके कैमरे हजारों बार जा चुके हैं बनारस में। आप बता दीजिए मुझे जहां क्वेटो बन गया हो। बनारस डूबने की स्थिति, बनारस को किन्होंने क्या बना रखा? बनारस में अगर विकास नहीं कर पाए तो उत्तर प्रदेश में क्या किया होगा आप समझिए। और किसी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ेंगे आप अपने विकास पे इलेक्शन लड़िए। आपने क्या काम किया उस पर इलेक्शन लड़िए। आप चेहरे पे सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगे, चेहरे पे इलेक्शन से काम नहीं होगा। आप विकास पे आप बात करिए, आप उत्तर प्रदेश में क्या काम किया उसके लिए बात करिए। आप उत्तर से ताकि क्या काम किया उस पर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक लिए आप रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तराखंड में तीनों निगमों के बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष विनोद कवि ने बताया कि सभी संगठन हड़ताल में शामिल हैं। कर्मचारियों से बढ़ चढ़कर हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई है। इसके पहले शासन के साथ चली बैठक के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। सचिव ऊर्जा सौजन्या के साथ में बिजली कर्मचारियों की 2 दौर की वार्ता हुई, लेकिन वो पूरी तरीके से बेनतीजा रही। पावर हाउस से उत्पादन ठप हुआ है तो ग्रिड फेल होने का खतरा भी बढ़ चुका है। हड़ताल में ठेका कर्मचारियों के भरोसे सप्लाई सिस्टम रहेगा। और आपको ये बता दें कि सोमवार को दोपहर में भी सचिव ऊर्जा के साथ में संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। एसीपी की पुरानी व्यवस्था 2005 तक के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लाभ, एई को 3, जेई को 2, TG2 को 1 इंक्रीमेंट देने समेत उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान काम समान वेतन देने की मांग की बातचीत हुई। सचिव की ओर से इन मांगों को निस्तारण को लेकर कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से समय मांगा गया है। और आपको ये भी बता दें कि समय देने के लिए कर्मचारी तैयार नहीं है। वार्ता विफल होने पर कर्मचारी सचिव ऊर्जा के कमरे से बाहर आए और 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों की मांग है कि आम लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और आज अल्मोड़ा की अगर बात करें तो विद्युत कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कर्मचारियों ने कहा है कि सरकार से पिछले कई सालों से उनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग लगातार की जा रही है। एसीपी ग्रेड पे संविदा कर्मियों का नियमितीकरण जैसी 14 सूत्रीय मांगे हैं। सरकार से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिसके लिए उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है। अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होती हैं तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। देहरादून में भी बिजली घरों पर ताले लटके हुए हैं। तकरीबन 3,500 से ज्यादा कर्मचारी इस समय हड़ताल में हैं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल बढ़ती जा रही है, आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। 14 बिंदुओं में हमारे प्रमोशंस, एसीपीज और इंक्रीमेंट्स और जो प्रॉफिट्स मिले हैं जनरेशन में, वो उन प्रॉफिट्स में जो इंक्रीमेंट्स मिले थे वो मांग हमारी है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हम सरकार के लिए, शासन के लिए काम करते हैं, शासन को मुनाफा देते हैं, आम जनता को सुविधाएं देते हैं, तो हमारी सुविधाओं को भी सरकार ने ख्याल रखना चाहिए। हम सिर्फ ये मांग करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, 14 बिंदुओं की जो मांगे हैं वो पूरी हों, क्योंकि अभी हम हड़ताल पर उतरे, आज हमारा दूसरा दिन है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो ये हड़ताल और आगे चलेगी और उग्र आंदोलन होगा और हम अपने कदम पीछे नहीं हटेंगे। रोहित विक्रम सिंह संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रोहित, लगातार बिजली कर्मचारियों को जो आक्रोश है वो बढ़ता चला जा रहा है और लगभग हर जगह प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल खास तौर पर जिस तरह से विद्युत कर्मचारी अपनी 14 सूत्री की मांगों को लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और कल ही उन्होंने सरकार को चेता दिया था कि कल तक अगर कोई ठोस निर्णय नहीं आता तो रात के 12 बजे के बाद हड़ताल पर चले जाएंगे। और करीब 5,000 से 6,000 तक ऐसे बिजली कर्मचारी हैं जो अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, जिसमें उनकी एसीपी की बात करें, ग्रेड पे संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की बात करें, तमाम पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की बात करें, तमाम मसलों को लेकर बिजली कर्मचारियों का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। अब उसका असर ये देखने को मिला है कि राजधानी देहरादून में तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पावर कट शुरू हो गया है। इलाकों में बिजली जो है उसकी आपूर्ति बंद कर दी गई है। और अब आनंद पालन की भी सूचना मिल रही है कि ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत जो ऊर्जा कर्मचारी उनको मनाने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं और एक ही टेबल पर आमने सामने वार्तालाप हो रही है तमाम ऊर्जा कर्मचारी संगठन के नेताओं से, और साथ में ऊर्जा निगम MD दीपक रावत भी मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में पावर कट शुरू हो गया है। जगह जगह देहरादून में पावर हाउसेज जो है उन पर ताला लगा दिया गया है और लगभग 70% से अधिक क्षेत्रों में देहरादून के पावर कट शुरू हो गया है। लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, तो जिससे सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। और आनंद फानंद में सरकार ने ऊर्जा मंत्री को ही प्रतिनिधि बनाकर भेजा है कि आप जाइए, मान मनोबल कीजिए और उनको मनाइए कि जल्दी इस पर कोई ठोस निर्णय होगा। हालांकि सचिव ऊर्जा जो है उनसे वार्तालाप ऊर्जा कर्मचारी संगठनों की हुई थी, लेकिन सचिव ऊर्जा से भी कोई अनुकूल जवाब नहीं मिला है, जिसके बाद ये कर्मचारी नाराज हैं और उन्होंने ऐसा रुख अख्तियार किया है। जी रोहित, इस जो हड़ताल का नतीजा है सीधे सीधे आम लोगों को भुगतना पड़ रहा होगा। आपने उन लोगों से बात भी की होगी, वो लोग परेशान होंगे, क्या कहना उन लोगों का? क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी जाहिर सी बात है सीधी परेशानी आम लोगों को।
बिल्कुल काजल, आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं कि आज सुबह जब सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जब प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, उस समय सचिवालय में पावर कट हो गया। उसके बाद आनंद फानंद में जनरेटर को स्टार्ट करना पड़ा। तो इससे अंदाजा लगा लिए कि आम जनता कितनी परेशान होगी, क्योंकि पूरा उत्तराखंड इस समय पावर कट की समस्या से जूझ रहा है और ये आंदोलन जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने तुरंत फौरन ऊर्जा मंत्री को भेजा है कि आप ही जाइए, कोई निष्कर्ष निकालिए। और अभी भी जो हमें सोर्सेस बता रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री की कर्मचारियों से बातचीत चल रही है। ऊर्जा मंत्री लगातार उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी हड़ताल को वापस ले लीजिए, नहीं तो प्रदेश को बहुत नुकसान हो सकता है इससे। बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हड़ताल पर बिजली कर्मचारी चले गए हैं, आम लोगों को सीधा खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है। तीसरी खबर आपको बता देते हैं, कर्नाटक को आज नया सीएम मिल सकता है। बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आज बेंगलुरु में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ऑब्जर्वर बनाया है। इन्हीं की अगुवाई में आज शाम विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम के नाम पर ऐलान होगा। और आपको बता दें कि बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को ही अपने पद से इस्तीफे का ऐलान किया और दोपहर होते हुए राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीते दिन ही कर्नाटक की बीजेपी सरकार को 2 साल पूरे हुए। अब हर किसी की जो नजर है वो इस बात पर टिकी हुई है कि राज्य में किसे नया सीएम बनाया जाएगा। कर्नाटक के नए सीएम की रेस में जिन 3 नामों की बात चल रही है, उनमें जो नाम है बसवराज बोम्मई, विश्वेश्वरैया हेगड़े और उनके साथ साथ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का नाम शामिल है। हालांकि अभी ये सब कयास ही हैं। बीते दिन कर्नाटक के मसले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य के प्रभारी अरुण सिंह के साथ में मीटिंग की थी। कर्नाटक में नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर मंथन लगातार चल रहा है। इसको लेकर बैठकें लगातार चल रही हैं। आज भी बैठक हुई। सीएम का चेहरा कौन होगा, कई बड़े बड़े 3 नाम जो हैं, 3 नाम मुख्य नाम हैं इसमें, जो कि सीएम की रेस में इस समय हैं। कर्नाटक में सीएम का चेहरा अब कौन होगा, आपको ये भी बता दें कि बीएस येदियुरप्पा ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर कल राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और उन्होंने धन्यवाद भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का किया कि इतनी उम्र होते हुए भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी 2 साल के लिए। अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा, किसको कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुना जाएगा, क्योंकि कई राज्यों में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार इस चीज को लेकर हमलावर है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलती है। सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम है, काम नहीं किया जाता है, सिर्फ मुख्यमंत्रियों को ही बदला जाता है। कर्नाटक को आज नया सीएम मिल सकता है। बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आज बेंगलुरु में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी को बीजेपी नेतृत्व ने ऑब्जर्वर भी बनाया है। इसी के साथ 3 बजे 3 खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।